अब समझते हैं कि जो सॉइल इरोजन है वो कैसे होता है। ठीक है, तो पहले हम जानते हैं कि जैसे जो सॉइल इरोजन है, एक तरह से जो टॉप का जो सॉइल हो रहा है लूज होना होता है। वही जो चीज़ मैंने आपको सॉइल प्रोफाइल में बताया कि ओ और जो क्या बोलते हैं ए हॉरिजोन है और ई हॉरिजोन है उसका हट जाना। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं जो प्लांट का जो लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ठीक है, 70% जो इंडिया का लैंड है जो कहीं ना कहीं ड्राई लैंड है। ठीक है, तो देखा जाए तो वो ज़्यादा सस्पेक्टेबल है ड्रॉट के लिए। ठीक है, इस वजह से क्या होता है कि यहाँ पे लैंड फेलोइंग, लैंड एबंडनिंग किया जाता है, मतलब जमीन को ऐसी छोड़ दिया जाता है क्योंकि वो उपजाऊ नहीं है करके। और उपजाऊ क्यों नहीं होता? क्योंकि सॉइल इरोजन हो जाता है, मतलब उसमें का जो ए लेयर है और ई जो हॉरिजोन है, ए हॉरिजोन और ई हॉरिजोन कहीं ना कहीं उसमें नहीं रहता, हट चुका रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या कारण है कि ये जो सॉइल इरोजन है वो होता है। ठीक है, तो जो ह्यूमन इंड्यूस्ड जो रीजन है वो क्या क्या है? डिफॉरेस्टेशन का करना। ठीक है, मतलब पेड़ कटाई। ठीक है, फिर ओवर ग्रेजिंग, मतलब जो आपका जो क्या बोलते हैं जानवर हैं ज़्यादा ही घास फूस चर दे रहे हैं। ठीक है, तो वो ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग हो जाना। सैंड माइनिंग होना, माइनिंग एक्टिविटी के चलते है ना। फिर होता है आपका फॉल्टी एग्रो प्रैक्टिस, मतलब किसानी कर रहे हैं तो आप ज़्यादा केमिकल छिड़क दे रहे हैं या ज़्यादा पेड़ काट दे रहे हैं। ठीक है, या एक ही तरह का प्लांटेशन कर रहे हैं, बाकी और प्लांटेशन को आप होने नहीं दे रहे हैं। इसके वजह से क्या है कि पेड़ पौधे ज़्यादा उग नहीं रहे हैं और सॉइल इरोजन हो रहा है। ठीक है, फिर पांचवा क्या होता है आपका? ब्रिक्स मेकिंग, कि भाई वो जो मिट्टी है, जो उपजाऊ मिट्टी है, जो ए और ई हॉरिजोन में पाए जाते हैं, उस मिट्टी को उठा के आप ईट बना दे रहे हैं। ठीक है, ब्रिक्स बना दे रहे हैं। तो ये सारे कारण हैं। ठीक, तो अब इसको समझते हैं एक एक करके कि जो फॉल्टी एग्रो प्रैक्टिस है ये क्या है। ये एक तरह से वही है कि लैक ऑफ क्रॉप रोटेशन, कि भाई आप पहले एक फसल उगाओ, फिर उसके बाद कुछ समय बाद कुछ दूसरा उगाओ, इस तरीके से करो। इससे क्या है कि कोई एक तरह का जो सॉइल में न्यूट्रिएंट है वो पूरी तरह खत्म मत हो जाए। ठीक है, ताकि एक अगर आपने कुछ पौधा लगाया और उस पौधे को कुछ एक टाइप का अगर न्यूट्रिएंट चाहिए तो मिट्टी से ले लिया, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा पौधा लगाया तो वो दूसरा वाला न्यूट्रिएंट लेगा। अब आप एक ही पौधा को बार बार लगा रहे हैं तो जाहिर सा बात है वो जो न्यूट्रिएंट इसको चाहिए वो पूरी तरह से उस मिट्टी में खत्म हो जाता है। तो ये एक तरह से आपका है फॉल्टी एग्रो प्रैक्टिस। साथ ही साथ प्लगिंग अलोंग द स्लोप विथ नो बैरियर, लॉस ऑफ टॉप साइल। ठीक, मतलब जो ऊपर का जो लेयर है उसको आप ठीक से सुरक्षित नहीं रखे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, मिट्टी जो है कहीं ना कहीं एक तरह से इरोडेड हो जा रहा है। ठीक है, बह मतलब या तो बह जा रहा है या हवा में वो उड़ जा रहा है। ठीक है, उसको रोकने के लिए आपने कोई रोकथाम नहीं रखा है। तो ये एक है आपका फॉल्टी एग्रो प्रैक्टिस। ठीक, आप जानते हैं कि ये जो सॉइल इरोजन जो होता है इसका इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इम्प्लीकेशन क्या है सॉइल इरोजन का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो टॉप सॉइल जो होता है वो लॉस हो जाता है, जो कि कहीं ना कहीं वेजिटेशन को सपोर्ट करता था वो हट गया। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि अगर ऊपर में घास फूस नहीं रहेगा, मिट्टी उपजाऊ टाइप का नहीं रहेगा, भुरभुरा नहीं रहेगा, तो जाहिर सा बात है कि पानी वहाँ रुकेगा नहीं। अब क्या होगा इससे कि जो ग्राउंड वाटर है, जमीन के अंदर जो पानी है वो भी कहीं ना कहीं नीचे होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, धीरे से क्या होगा कि वहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन है, पेड़ पौधे हैं, वो सूखने लगेंगे। ठीक, फिर क्या होगा कि अब कभी भी उस सूखे जगह में पानी गिरा अचानक से, ठीक है, तो पानी गिरेगा तो क्या होगा कि वो सीधा बहने लगेगा क्योंकि वहां पे कोई पेड़ पौधा तो है नहीं। ठीक है, साथ ही साथ अब जमीन भी एकदम ठोस हो चुका है, तो पानी आएगा बहेगा और जो भी इसमें थोड़ा बहुत मिट्टी होगा उसको भी वो इरोड करके कहीं ना कहीं ले जाके नदियों में या फिर आपका कैनाल में क्या बोलते हैं इकट्ठा कर देगा। ठीक है, मतलब नदी में और या फिर जो कैनाल है उसमें जाके इरोड होके इरोडेड मटेरियल जाके यहाँ पे सिल्टेशन हो जाएगा। सिल्टेशन मतलब जो मिट्टी है पानी की वजह से बह के आके यहाँ पे इकट्ठा हो गया। ठीक है, नदी में या कैनाल में। ठीक, अब इसके वजह से क्या होगा कि जो रिवर और कैनाल जो है, जो कि पहले अच्छे गहरे थे, उसमें सिल्टेशन होने की वजह से, मिट्टी भरने की वजह से वो कहीं ना कहीं सैलो हो गए। ठीक है, अब सैलो होने की वजह से क्या होगा कि जब भी पानी गिरेगा तो इसमें जब पानी भरेगा ना तो वो ओवरफ्लो हो जाएगा। अब वो ओवरफ्लो होके क्या होगा, आसपास की जमीन में भर जाएगा और एक तरह से फ्लड क्रिएट कर देगा। ठीक है, अब इससे क्या हो जाएगा कि आपका जो फ्लड या ड्रॉट का जो क्या बोलते हैं इंटेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं कि सॉइल कंजर्वेशन कैसे करें। ठीक है, तो इसमें दो प्रोसेस है, एक है आपका स्ट्रक्चरल
और दूसरा होता है आपका नॉन स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन। स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन में क्या होता है कि जैसे आपका जो स्लोप है, ठीक है, वहां पे आप क्या कर दीजिए कि रिटेनिंग वॉल बना दीजिए, ठीक है। जैसे आपका ढलान वाला एरिया है तो यहाँ पे आप एक तरह से दीवार सा बना दीजिए ताकि ये जो मिट्टी है ये खसक के इधर बह मत जाए, ठीक है, इरोड मत हो जाए। तो ये स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन हो गया। और क्या है सॉल्यूशन है स्ट्रक्चरल की, जो स्लोप है रिवर बैंक का, उसको आप स्टोन पिचिंग कर दीजिए, वायर नेटिंग कर दीजिए। मतलब ऐसी यहाँ पे समझ लीजिए नदी है, ठीक है, और ये किनारा है, ठीक है, और यहाँ पे जो स्लोप है तो यहाँ पे आप पत्थर का एक तरह से दीवार बना दीजिए या वायर का नेट बना दीजिए जाली सा, जो इस जमीन को एक तरह से पकड़ के रखे, उसमें का मिट्टी को कट के इस नदी में बहने ना दे, ठीक है। फिर है आपका जो कोस्टल रीजन है वहां पे, जैसे समुद्र समुद्र है ये, ठीक है। अब ये लहर लहर आ रहा है इधर, फिर इस मिट्टी को काट काट के अंदर ले जा रहा है, तो वो ज्यादा लहर ऐसा ना बने उसके लिए आप यहाँ पे आप ट्राईपॉड डाल दीजिए, ठीक है, पत्थर का, मतलब कुछ इस तरह से, ठीक, या ऐसा ऐसा टाइप का, इस तरह का, जिससे क्या होगा कि जो लहर है वो इन पत्थरों से, ट्राईपॉड से या टेट्रापॉड से कट कट जाए, ठीक है। ग्रोइंस बना दीजिए। ग्रोइंस में क्या होता है कि एक तरह से जमीन से निकला हुआ कुछ ऐसा हिस्सा, ठीक है, जैसे अभी जैसे क्या है, बीच क्या है, ये ऐसा सीधा है, ठीक है, ये इधर आपका समुद्र है, इधर जमीन है, ठीक है। ग्रोइंस में क्या होगा कि जमीन जो है थोड़ा इस तरीके से बना देना, ठीक है, इस तरीके से उभरा हुआ या एक्स्ट्रा निकाल देना, ताकि जो लहर है वो इस जमीन के वजह से कट जाए एकदम एक साथ, ऐसा लहर जो है इस इधर पे ना टकराए, ठीक है। ये एक्स्ट्रा निकला हुआ जमीन की वजह से वो एक तरह से ब्रेक हो जाए, वेव जो है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ग्रोइंस, ठीक है। साथ ही साथ नदी में आप मल्टीपर्पज डैम बना दीजिए, तो उसके वजह से भी कहीं ना कहीं जो आपका सॉइल का जो कंजर्वेशन है वो भी होगा, ठीक है। अब नॉन स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन क्या होता है? नॉन स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन में क्या है आपका, पहला है आपका एफॉरेस्टेशन, मतलब वही आपका पेड़ उगाओ, ठीक है। जो कल्टीवेशन है, ठीक है, उसको डिस्करेज करो। कहाँ पे? मार्जिनल लैंड पे, मतलब जहाँ पे नदी या जमीन मिल रहा है वहां पे, तो जो किनारे जो जमीन है, नदी के किनारे जमीन, उस पे आप कल्टीवेशन ना करो। साथ ही साथ एग्रो फॉरेस्ट्री को डेवलप करो कि भाई आप खेत में जैसे कुछ उगा रहे हो तो किनारे किनारे आप पेड़ भी उगा लो, ठीक है। फिर क्या चीज कर सकते हैं, जैसे जैसे स्लोपी रीजन हो गया, ठीक है, ढलान वाला हो गया, तो वहां पे टेरेस फार्मिंग कर सकते हैं। ये जैसे ऐसा टाइप का है, स्लोप है, तो उसको आप क्या करिए कि थोड़ा सा सीढ़ी जैसा बना दीजिए, ठीक है। तो एक तरह से ये हो गया आपका टेरेस फार्मिंग। फिर इसमें आप पौधा उगाइए, तो ये हो गया आपका टेरेस फार्मिंग, ठीक है। काउंटर बंडिंग कर दीजिए। यही जो टेरेस फार्मिंग है, यहाँ पे किनारे किनारे एक थोड़ा सा उठा हुआ सा बना दीजिए, ठीक है, ऐसे ऐसे करके, ताकि जब यहाँ पे भी पानी इकट्ठा हो तो वो इधर नीचे ना गिरे या मिट्टी जो है नीचे ना बहे। तो ये हो गया आपका काउंटर बंडिंग, मतलब जो एज है उसको एक तरह से बैरियर बना देना, ठीक है। फिर आता है बेसिन लिस्टिंग। बेसिन लिस्टिंग में क्या होता है कि जैसे ये ढलान है, तो ढलान में पानी ऐसा बह रहा है, तो वो जो पानी है एक साथ ना बहने के बजाय में यहाँ पे आप होल बना दीजिए, ताकि पानी जो है इसमें रुक रुक के ऐसा बहे, ठीक। साथ ही साथ और क्या कर सकते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, कि भाई आप क्या बोलते हैं, सॉइल मल्चिंग करिए, कि भाई मिट्टी के ऊपर आप घास फूस रख दीजिए, ताकि एक तरह से जो घास फूस है या फिर जो क्या बोलते हैं, जैसे धान काटने के बाद जो बच जाता है ना, पेरा बोलते हैं जो, जिसे वो बच जाता है, उसको आप जलाइए मत, उसको उसी में ही रख दीजिए, उसी के ऊपर, तो एक तरह से ढका हुआ रहेगा मिट्टी। और ये जो पेरा जिसे कहते हैं, ठीक है, इसको और क्या तो नाम बोलते हैं, पराली, ठीक है, उसको आप जलाइए मत, उसको उसी के ऊपर रहने दीजिए, सड़ने दीजिए, ठीक है। तो वो क्या करेगा, आपका मिट्टी को ढक के भी रखेगा, प्लस सड़ने के बाद उसको और उपजाऊ बनाएगा। तो ये हो गया आपका सॉइल मल्चिंग। क्रॉप रोटेशन करिए, वही अलग अलग क्रॉप लगाते जाइए। रिले फार्मिंग, मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग लगाइए, कि जैसे इस रीजन, मतलब इतने बड़े खेत खेत में इस जगह में आप एक क्रॉप उगाए, फिर दूसरे में बाजू में कुछ और क्रॉप, फिर उसके बाजू में फिर और दूसरा, ऐसा टाइप के। तो ये मल्टीपल क्रॉपिंग करिए, ठीक है, आजू बाजू में अलग अलग क्रॉप लगाइए। स्ट्रिप फार्मिंग भी वही चीज है, ठीक है, डिफरेंट क्रॉप लगाओ स्ट्रिप वो में। यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर, जो भी फर्टिलाइजर का यूज कर रहे हैं वो एक तरह से बायो फर्टिलाइजर हो, जैविक खाद हो, ठीक। ऑर्गेनिक फार्मिंग करिए, ठीक, वो भी वही है, जैविक खाद से जो कर रहे हैं वही ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक।
और क्या कर सकते हैं कि विंड इरोजन जैसे होता है उसको कैसे कंट्रोल करें, तो ट्रांसवर्स फार्मिंग करिए, मतलब वही कि खेत के किनारे आप पेड़ लगा दीजिए। ठीक है, पेड़ लगाने से क्या होगा कि हवा जैसे आएगा तो कहीं ना कहीं ये जो पेड़ है उस तेज हवा को रोकेगा। अब तेज हवा जब रुकेगा तो जो ये हवा है वो मिट्टी को उड़ा के कहीं और नहीं ले जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांसवर्स फार्मिंग। शेल्टर बेल्ट्स क्या है कि वही है कि जैसे यहाँ पे आपका पेड़ लगा दिए थे तो उसके जगह दीवार खड़ा कर दीजिए, तो उससे भी कहीं ना कहीं हवा जो है वो रुकेगा और खेत में जो चीज़ उगाए हैं वो इरोड नहीं होगा या फिर उड़ के कहीं और नहीं जाएगा। तो ये हो गया आपका सॉइल इरोजन। ठीक, अब जानते हैं कि जो सॉइल सैलिनिटी जो होता है उसको आप कैसे कंजर्व करोगे। ठीक है, कि ये जो सॉइल सैलिनिटी जो हुआ है उसको आप कैसे रीस्टोर करोगे, है ना। मतलब आपका मिट्टी अब खारा हो गया है, अब उसको वापस आप कैसे सुधार सकते हो या उसको आप सैलिनिटी से कैसे बचा सकते हो। तो पहले जानते हैं कि जो सॉइल सैलिनिटी जो होता है उसके क्या क्या कारण होते हैं। ठीक है, तो पहला चीज़ जो एरिड रीजन है, जो सूखा जगह है, वहाँ पे एवोपोरेशन हाई होता है। अब जाहिर सा बात है कि जहाँ पे एवोपोरेशन हाई होगा वहाँ पे क्या होगा कि आपका क्या बोलते हैं पानी जो है ऊपर उड़ेगा, तो जमीन के नीचे का भी पानी जो है ऊपर उठेगा और जमीन के नीचे का जो सॉल्ट है वो जमीन के ऊपर आके छूट जाएगा और पानी ऊपर उड़ जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है आपका सॉइल सैलिनिटी हो रहा है। ठीक है, तो सॉल्ट जो है अपर लेयर सॉइल में इकट्ठा हो गया। और क्या है बैड ड्रेनेज। बैड ड्रेनेज मतलब जैसे पानी जो है मिट्टी में ना रुका हुआ नहीं है, मतलब एक होता है वाटर लॉगिंग, मतलब पानी जो है जमीन के ऊपर ऐसा रुका हुआ है, तो ये हो गया वाटर लॉगिंग। और एक होता है आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, कि भाई ये मिट्टी जो है ना अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब करके रखा है। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे अगर बेड ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, तो जैसे आपका क्या होता है जैसे बेसिन टोपोग्राफी है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि वाटर लॉगिंग सिचुएशन होता है। जैसे पंजाब हरियाणा का जो रीजन है वो क्या है एक तरह से बाउल शेप में है, कटोरा टाइप का है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जो पानी आता है ना वो रुका रहता है। ठीक है, वो बहता नहीं है। तो पानी रुकने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एक तरह से क्या बोलते हैं जो वाट पानी का जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो हाई हो जाता है। ठीक है, और हाई इरिगेशन होता है। ठीक है, अब हाई इरिगेशन होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि आपका वाटर लॉगिंग सिचुएशन हो जाता है कि भाई पानी यहाँ पे रुका का रुका रहता है। अब जब पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय तक रुका रहता है तो इससे क्या होता है कि जो मिट्टी है उसमें सैलिनिटी आने लग जाता है, खारापन आने लग जाता है। ठीक है, क्योंकि वाटर यहाँ पे पानी जो है इकट्ठा रुका हुआ है, अब ये एवापोरेट हो रहा है और क्या छोड़ के चला गया, खारापन। ठीक है, मतलब जमीन से आपने पानी निकाला, ठीक है, अब वो जो पानी यहीं पे रुका का रुका है, अब ये जो पानी जो रुका है ये कहीं ना कहीं एवोपरेट हो गया। अब एवोपरेट होने के बाद में यहाँ पे क्या बच गया, सॉल्ट बच गया। ठीक है, तो ये है। तो इस तरह का जो टोपोग्राफी है बेसिन टोपोग्राफी कहते हैं, जो कटोरा शेप में रहता है। ठीक है, मतलब बेड ड्रेनेज मतलब पानी बह नहीं रहा है, ठीक है, वहीं पे रुक गया है, हट नहीं रहा है। ठीक है, फिर है आपका फॉल्टी एग्रो प्रैक्टिस, कि भाई आप ऐसा क्रॉप लगा रहे हो जो कि वाटर इंटेंसिव है, जिसको मतलब ज़्यादा पानी का ज़रूरत पड़ रहा है। जैसे चावल हो गया, तो आप चावल उगा रहे हो, राइस उगा रहे हो कहाँ पे, ड्राई लैंड में। ठीक है, मतलब सूखा ज़मीन में, तो जाहिर सा बात है वो आपका ओवर इरिगेशन होगा, ज़्यादा पानी लेगा। ठीक है, अब ज़्यादा जाहिर सा बात है जब ज़्यादा पानी आप क्या बोलते हैं दोगे उसको, तो वहाँ पे आपका वाटर लॉगिंग सिचुएशन होगा और सेलेनिटी होगा। ठीक, ये चीज़ है। और क्या होता है जो सॉइल सेलिनिटी है उसके पीछे और क्या कारण है, तो एक और कारण है आपका वाटर टेबल का ऊपर उठना। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि ये जमीन है और इसमें पहले कहीं ना कहीं वाटर टेबल यहाँ तक था, अब यहाँ तक आ गया। ठीक है, तब ये वाटर टेबल हाई होने की वजह से क्या होता है कि जो आपका इस क्या बोलते हैं ये ऊपर लेयर में जो एवोपोरेशन हो रहा है पानी का, वो भी कहीं ना कहीं इसके कांटेक्ट में होता है, और ये जो वाटर टेबल हाई होने की वजह से ये पानी भी कहीं ना कहीं और ज़्यादा एवोपोरेट होता है। ठीक है, अब ज़्यादा और एवोपोरेशन होगा तो क्या होगा, यहाँ पे आपका सॉल्ट का लेयर होगा क्रिएट। ठीक है, तो वाटर टेबल अगर हाई होगा तो एवोपोरेशन हाई होगा, एवोपोरेशन हाई होगा तो क्या होगा आपका सेलिनिटी हाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब
ठीक है, वाटर टेबल हाई हुआ समर सीजन में और उससे कैपिलरी एक्शन हुआ और ज़्यादा वाटर जो है एवोपरेट होगा और सॉल्ट जो है यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर टेबल भी हाई होना सैलिनिटी को बढ़ावा देता है। और क्या होता है, जैसे वाटर सीपेज हो रहा है कैनाल से, ठीक है, कैनाल बना हुआ है, इधर भी जो किनारे जो जमीन है, तो ये जो कैनाल का पानी है, पानी जो है वो कहीं ना कहीं इधर घुस गया, ठीक है, इधर घुस गया, तो वो जो खेत है उसका जो वाटर टेबल है वो हाई हो गया। अब वाटर टेबल हाई होने के बाद क्या होगा, वही एवोपरेशन हाई, सैलिनिटी हाई। ठीक है, अब इसका इफेक्ट क्या होता है, सैलिनिटी जब हाई हो जाता है तो उससे होता क्या है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि जो सॉल्ट है, जैसे कैल्शियम सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट और मैग्नीशियम सॉल्ट, मैंगनीज सॉल्ट जो है, वो एक तरह से टॉप लेयर में आके इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, जो सॉल्ट है फर्टिलिटी रिड्यूस करता है सॉइल का। ठीक है, कल्टीवेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है, यहाँ पे आप कुछ भी चीज़ उगा ही नहीं सकते। ठीक है, अब कुछ ही क्रॉप है जो कि सॉल्ट रेजिस्टेंस है, मतलब जो कि नमक वाले या ज़्यादा सैलिनिटी वाले जो जमीन है उसमें उगा सकते हैं। तो वो क्या क्या क्रॉप है, एक है आपका कॉटन और दूसरा है आपका बार्ले। ठीक है, बाकी जो क्वालिटी ऑफ जो फॉडर है वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब यही आपका जो जानवरों के लिए भी जो चाहिए होता है, जो घास फूस, वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है। ठीक, और एक तरह से जब सैलिनिटी जब हाई हो जाता है ना जमीन में, तो इनफिल्ट्रेशन भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है। ठीक है, मतलब इनफिल्ट्रेशन का मतलब जो पानी गिरेगा ना, तो जो पानी अंदर जाना चाहिए ना, तो ये पानी अंदर जाना कम हो जाता है, इसी को हम इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर लॉगिंग सिचुएशन ज़्यादा है, मतलब पानी यहाँ पे रुका हुआ ज़्यादा रहता है। ठीक है, इसके वजह से क्या है, पानी नीचे नहीं जाता। ठीक, और एक तरह से सैलिनिटी जब हाई हो जाता है तो वाटर लॉग क्या बोलते हैं आपका, इनफिल्ट्रेशन जो है वो भी आपका रिड्यूस हो जाता है। ठीक, अब जो सॉइल कंजर्वेशन हो रहा है सैलिनिटी से, वो कैसे कर सकते हैं, तो इसमें भी दो प्रोसेस है, एक है आपका स्ट्रक्चरल प्रोसेस और दूसरा है आपका नॉन स्ट्रक्चरल प्रोसेस। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चरल प्रोसेस है उसमें क्या कर सकते हैं कि भाई आप वॉशिंग ऑफ सॉइल, मतलब मिट्टी को धो देना, कि भाई आप पानी से फ्लश करो उस मिट्टी को ताकि उसके ऊपर का जो नमक है वो धुल जाए। तो ये देखा जाए तो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता। ठीक है, दूसरा है आपका इम्प्रूविंग ड्रेनेज, कि भाई आप जो पानी है बाहर जो क्या बोलते हैं, जमीन से जो पानी आपने निकाला, यूज़ किया उस खेत में, उस पानी को निकालने का कोई जरिया बनाइए, पाइप बिछाइए ताकि वो पानी जो है बाहर चला जाए, ऐसा नहीं कि वो वहीं पे रुका का रुका रहे। ठीक है, तो इम्प्रूव करिए ड्रेनेज सिस्टम को। ठीक है, ये भी देखा जाए तो ये जो पाइप पाइप लगाना, पंप आउट करना एक्सेस वाटर को, एक तरह से एक्सपेंसिव होता है। ठीक है, तीसरा है आप लाइनिंग ऑफ कैनाल्स। ठीक है, लाइनिंग ऑफ कैनाल्स का मतलब जैसे ये कैनाल है तो कैनाल का जो किनारे किनारे का जो रीजन है ना, उसको सीमेंट कर दीजिए, सीमेंट से उसको प्लेन कर दीजिए ताकि जो इधर का पानी है वो खेत में ना घुसे। ठीक है, और क्या चीज़ है जिससे हम एक तरह से सैलिनिटी को कम कर सकते हैं, तो वो है आपका केमिकल का यूज़, जैसे जिप्सम जो हो गया, GYP जिप्सम, या फिर उसे हम सोडियम पायराइड भी कहते हैं। इसको अगर आप सॉइल में डालेंगे ना, तो ये क्या करता है, एक तरह से सैलिनिटी को कहीं ना कहीं ये रिड्यूस करता है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल प्रोसेस। ठीक है, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोसेस में क्या आता है, नॉन स्ट्रक्चरल सॉल्यूशन जो है वो क्या है कि भाई आप जो ग्राउंड वाटर है उसका इस्तेमाल आप ज़्यादा मत करें, क्योंकि आप जितना ज़्यादा ज़मीन से पानी बाहर निकालेंगे वो पानी ऊपर की ओर आएगा और सूखेगा, और ये जो पानी जो है सॉल्ट लेके नीचे से ऊपर आया है ना, तो सूखने के बाद में सिर्फ सॉल्ट यहाँ पे बच जाएगा। तो भाई ग्राउंड वाटर का यूज़ ज़्यादा मत करें। ठीक है, और क्या है कि वाटर साइड मैनेजमेंट करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इस्तेमाल करें। ठीक, एग्रो क्लाइमेट फार्मिंग करें, मतलब एक तरह से आ, ऐसा ऐसा फार्मिंग करें जो कि आपके क्लाइमेट के अनुरूप हो, कि भाई आप किस जगह में रहते हो, वहाँ पे क्या ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है तो भाई वहाँ पे आप चावल मत उगाइए, क्योंकि वो पानी ज़्यादा लेगा तो फिर आपका एवोपोरेशन हाई होगा और सैलिनिटी बढ़ेगा। ठीक है, तो है ना, और क्या क्या कर सकते हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग, कि भाई सूखे ज़मीन में किस तरह का फार्मिंग होता है, क्या क्या सूखे जगह में उगता है, उस तरह का फार्मिंग करिए। ठीक है, ग्रास फार्मिंग, मिलेट्स, फोडर, इन सब चीज को भी बढ़ावा दें। तो इस तरीके से क्या है, आप सॉइल के जो सैलिनिटी है उसको आप कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉइल का जो सैलिनिटी है उसको आप हटाने के लिए, या सॉइल का कंजर्वेशन आप कैसे कर सकते हैं, वो सारा चीजें आपका स्ट्रक्चर और
नॉन स्ट्रक्चरल प्रोसेस में। ठीक।